गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले बैटरी पर। आपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम लोगों ने कहा था फैराडेज लॉ। जरा ध्यान दें, उस फैराडे लॉ में आपने दो फार्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था W इक्वल टू ZIT, जहां पर Z इक्वल टू पुटअप किया गया था E अपॉन F, और इक्वेशन आई थी आपके पास में, फार्मूला आया था आपके पास में W इक्वल टू E अपॉन F IT। E क्या था? इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। F क्या था? फैराडे कांस्टेंट। I क्या था? करंट। और T क्या था? आपका समय। गुड। तो इस बेसिस पर यहां से आप किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली मात्रा को निकाल लेते हैं। बात मेरी समझ में आ गई। और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, या आप कह सकते हैं W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। कहने का मीन्स यहाँ पर यह है कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट दिया गया है तो उनके हेल्प से आप निक्षेपित होने वाली मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं, या रासायनिक तुल्यांक देने पर भी आप मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह फैराडे का सेकेंड लॉ था और यह फैराडे का फर्स्ट लॉ था। मेरी बात सुनना गई। इसके बाद में जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल की। तो जनरल से आप बात समझिए कि जो बैटरियां हैं वह भी एक प्रकार से सेल हैं। कहने का मीन्स जो विद्युत ऊर्जा है उसके सोर्स हैं। आपको एक बात बताएं, यदि हम बात करें सेल की, सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक सेल। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम बात करते हैं बैटरी की, तो यदि हम सेल को श्रेणी क्रम में, सीरीज के ऑर्डर में व्यवस्थित कर दें तो उससे बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? उससे बैटरी बन जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये बैटरियां जैसे आपने टॉर्च में देखा, आपने मोटर वाहनों में देखा। अब यहां पर क्वालिटी ये है कि नंबर एक बात, अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी में ये होता है कि इनमें लागत भी कम आती है और एनर्जी भी ज्यादा मिल जाती है, यूज भी हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जो सेल हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को इंग्लिश में प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब बात करें अगर प्राथमिक सेल होते क्या है, प्राइमरी सेल क्या है, तो वैसे सेल जिनका यूज आप सिर्फ वन टाइम कर सकते हैं। कहने का मीन्स एक बार उनका यूज करने के उपरांत दूसरी बार उन्हें आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा उन्हें चार्ज नहीं कर सकते। इनको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। बात समझ में आ गई? जैसे आपने घड़ी के सेल को देखा होगा, टॉर्च के सेल को देखा होगा, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्राइमरी सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन सेलों में जो रिएक्शन होती है वो वन साइड होती है। कहने का मीन्स ये अंतक्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगर ये एक बार हो गई तो पुनः फिर इनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं यही बात करूं द्वितीयक सेल की, सेकेंडरी सेल की, तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं उन्हें एक बार अगर चार्ज किया, आपने यूज कर लिया और वो डिस्चार्ज हो गए, तो आप उन्हें पुनः फिर चार्ज कर सकते हैं। ऐसे सेल को हम सेकेंडरी सेल या हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। बात में आ गई आपको यहाँ तक? जैसे आपने देखा होगा कि
पहले हम लोग ये जो मोटर गाड़ियां होती हैं इनमें बैटरियां लगी होती हैं, टीवी के लिए पहले चलाने के लिए जो बैटरी आती थी बैटरा, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए चार्ज करा के लाए, टीवी देखी और फिनिश हो गया, खत्म हो गया, बैटरी बंद हो गया, तो हमने फिर ले आके फिर उन्हें चार्ज करा देते थे। तो कहने का मीन्स हमारे पास ये होता है, जो सेकेंडरी सेल होते हैं उन्हें हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जबकि जो प्राइमरी सेल होते हैं उन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। बात में समझ आ गई सभी को? गुड। देखिए अब हम लोग आज जो बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट भी एक होता है प्राथमिक तृतीयक को ईंधन सेल भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्राथमिक सेल के एग्जांपल पर और उसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी सेल पर, ठीक है। तो 1 मिनट देखिए एग्जांपल, बात करते हैं प्राथमिक सेल के एग्जांपल पर। ओके, थोड़ा ये रहा आपका शुष्क सेल। देखिए जो शुष्क सेल होता है यह जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? देखिए जो शुष्क सेल होता है वह एक बड़ा सा जिंक का पात्र होता है। ये जिंक का पात्र है, जो लेयर आप देख रहे हैं जिंक का पात्र है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है छिद्रित कागज, यह विद्युत रोधी होता है। कहने का मीन्स इसमें जो कागज होता है इसमें स्मॉल पार्टिकल होल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्युत रोधी होते हैं। यह आप जो देख रहे हैं छड़, यह ग्रेफाइट की छड़ होती है और इसके ऊपर पीतल की ये टोपी लगी होती है। किसकी टोपी लगी होती है? पीतल की टोपी लगी होती है। तो इस ग्रेफाइट जो है यह कार्य करता है आपका कैथोड का और जिंक कार्य करता है आपका एनोड का। मेरी बात सुनने आ गई? अब इस ग्रेफाइट के चारों ओर MnO2 और कोक का मिश्रण भर देते हैं, पेस्ट भर देते हैं, ठीक है। और इस जिंक के पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भर देते हैं, पेस्ट भर देते हैं। ये याद रहे आपको कि यह जिंक अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट जब तक गीला रहता है तब तक यह वर्क करता है, और जैसे ही गीला नहीं रहता वैसे ही वर्क करना बंद कर देते हैं और दोबारा इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे कहता है शुष्क सेल क्या है, तो आप एक जनरल सी बात समझिए, आप बता सकते हैं कि यह जिंक का एक पात्र होता है, इसके अंदर विद्युत रोधी कांच कागज लगा होता है, उसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कि वर्क करती है कैथोड का और जिंक वर्क करता है एनोड का, ठीक है। इसके ऊपर पिच सील लगी होती है जिससे इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बता सकते हैं कि एनोड ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की क्या लगी होती है? टोपी। जो हमारे पास ग्रेफाइट की छड़ है उसके चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक का मिश्रण भरा होता है तथा जिंक के पात्र के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण या पेस्ट पदार्थ भरा होता है। जहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? हमने कहा यहाँ से कि जब यह वर्क करना प्रारंभ कर देता है तो अमोनियम क्लोराइड प्रवृत्ति होने के कारण या अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय प्रकृति होने के कारण जो जिंक लेयर है यह धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो क्षय होने के कारण इसके चारों ओर स्टील से इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्षय होकर जो रिसाव जो होता है वह बाहर ना जाने पाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस सेल को बेटा कहते हैं शुष्क सेल। इस पर जो रिएक्शनें होती है एनोड पर जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखिए जो जिंक के पात्र जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक आयन बना। बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्रिया करके मैग्नीज डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जहां पर होता क्या है कि मैग्नीज की जो ऑक्सीजन संख्या यहाँ +4 निकलेगी और यहाँ +3 आती है, तो +4 से +3 में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और यह अमोनिया गैस बन जाती है। तो इसके उपरांत जो जिंक आयन हुआ वह इस अमोनिया के साथ मिलकर के संकुल आयन का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? संकुल आयन का निर्माण कर देती है। जो सेल का विभव होता है शुष्क सेल का वह 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसकी सेल की लाइफ ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि होता क्या अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ से इसका रिसाव होता है। उस रिसाव को रोकने के लिए इसमें धातु की पतली लेयर बाहर से लगा देते हैं, जैसे इसे लीक प्रूफ सेल भी कहते हैं। और यह इसमें ये वर्क तभी तक करता है जब तक अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पदार्थ है
वह कैसा होता है, गीला होता है। और जैसे ही वह गीलापन खत्म हो जाता है वैसे ही वर्क करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। बेटा आज का सेल हम लोगों ने पढ़ा शुष्क सेल, और कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेल पर, जिसे कहते हैं मरकरी सेल।